हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया पीसीएस क्लासेस। फ्रेंड्स, आर्थिक समीक्षा 2021-22 की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्थिक समीक्षा 2021-22 को, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपका यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस इन सभी एग्ज़ाम्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने यदि हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2022 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को पेश किया। ठीक है, तो आप ये इस चीज़ को याद रखिए कि किसने किया, तो वित्त मंत्री ने किया, निर्मला सीतारमण ने। और कहाँ पे पेश किया, तो संसद में पेश किया 31 जनवरी 2022 को। उसके एक दिन बाद आपका बजट पेश हो जाता है 1 फरवरी को, और 31 जनवरी को हमारा आर्थिक समीक्षा 2021-22 पेश की गई। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण, जिसे केंद्रीय बजट से पहले संसद में पेश किया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था की स्थिति पेश की जा सके, नीतिगत नुस्खे सुझाए जा सके। हमारी जो अर्थव्यवस्था है एक साल में कितनी प्रगति की, उसको पेश किया जा सके, इसीलिए आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है। बजट के पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA संजीव सन्याल के नेतृत्व वाली एक टीम द्वारा तैयार किया गया। प्रस्तुति से कुछ दिन पहले केंद्र ने अर्थशास्त्री वी अनंत नागेश्वरन को नया CEA नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। नया CEA किसे नियुक्त किया गया, तो वी अनंत नागेश्वरन को। आर्थिक दस्तावेज वित्त मंत्रालय का एक वार्षिक दस्तावेज है। कैसा वार्षिक दस्तावेज है, जिससे पिछले 12 महीनों में देश की आर्थिक प्रगति और मुद्दों की समीक्षा की जाती है। सर्वेक्षण में सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी दी जाती है। यह दस्तावेज प्रमुख सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन और प्रभाव के बारे में भी जानकारी देता है, यानी कि हमारी सरकार ने कि कौन कौन सी नीतियाँ बनाई, उनका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सारे मुद्दों पर यह आती है प्रतिवर्ष। ठीक है, आर्थिक समीक्षा में प्रमुख राजकोषीय विकास, व्यापक आर्थिक कारकों, मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक कारकों पर विचार विमर्श किया जाता है। यह दस्तावेज देश की अर्थव्यवस्था पर कृषि, जलवायु परिवर्तन, रोजगार के प्रभाव पर भी प्रकाश डालता है। पहला आर्थिक सर्वेक्षण की यदि बात की जाए, थोड़ा हिस्टोरिकल देखते हैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड। तो जो हमारा पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था, हालांकि 1964 तक इसे बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था। उससे पहले इसे अलग प्रस्तुत किया जाता था 1950 से 51 में। हमारा पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ था 1950 से 51 में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेंस की दृष्टि से आप लोग इसे याद रखिएगा। और जो यदि इसे पूछा जाए कि बजट के साथ मिलाकर इसे कब से पेश किया जा रहा है, तो ये आपका 1964 से। आर्थिक समीक्षा का सबसे पहले अध्याय में अर्थव्यवस्था की स्थिति में प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के 2 वर्षों के दौरान, ठीक है, 2 वर्षों के दौरान वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स के आने, आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधानों तथा उन्नत उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति की वापसी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बनी रही है। भारत में स्थिति 2020-21 की दूसरी छमाही से निरंतर सुधर रही है। 2021-22 में GDP में
वृद्धि कितनी हुई है, तो हमारा जो जीडीपी में जो ग्रोथ रेट है वो 9.2% रहने का अग्रिम अनुमान है। कितना रहने का अनुमान है, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल याद रखिएगा, कम से कम 2 से 3 बार इनको पढ़िएगा। तो इसका जो जीडीपी में जो ग्रोथ रेट है वो आपका 9.2% रहने का अग्रिम अनुमान है। संदर्भित वर्ष में कृषि क्षेत्र में 3.9%, उद्योगों में 11.8%, सेवा के क्षेत्र में 8.2% वृद्धि के चलते ओवरऑल जीवीए में 8.6% वृद्धि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अंतर्गत अग्रिम अनुमान है। तो इन जो ये पॉइंट हैं, ये जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इनको याद रखिएगा, ठीक है। एक बार और जल्दी से इनको पढ़ लेते हैं। जीडीपी में जो 2021-22 का ग्रोथ रेट है वो 9.2% रहने का अग्रिम अनुमान है। संदर्भित वर्ष में कृषि क्षेत्र में आपका 3.9%, उद्योगों में 11.8%, सेवा क्षेत्र में 8.2% और ओवरऑल जो जीवीए है उसमें आपका 8.6% वृद्धि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के पहले अग्रिम अनुमान है। देखिए, इस वृद्धि के चलते समीक्षा में बताया गया है देश में आर्थिक उत्पादन का स्तर 2019-20 के कोविड स्तर को पार कर जाएगा। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों व उप क्षेत्रों में पहले अग्रिम अनुमानों में अपेक्षित वृद्धियों तथा कोविड पूर्व वर्ष 2019-20 की तुलना में उत्पादन के अपेक्षित स्तर की स्थिति तालिका में दर्शाई गई है। तालिका से स्पष्ट है 2021-22 में कुल उत्पादन का जो स्तर है कोविड पूर्व वर्ष 2019-20 की तुलना में कितना रहने का अनुमान है, तो ये आपका 101.9% हो गया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पाद क्षेत्रों में जीवीए में वृद्धि एवं कोविड पूर्व वर्ष 2019-20 की तुलना में उत्पादन, इसको देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 2021-22 में जीवीए में वृद्धि पहले अग्रिम अनुमान और 2019-20 में की तुलना में उत्पादन देखते हैं इसमें प्रतिशत, ठीक है। देखिए, कृषि और वन संबंध जो क्षेत्र हैं उसमें 3.9 जीवीए में वृद्धि के अनुमान है और 2019-20 की तुलना में जो उत्पादन है वो आपका है 107.7, ठीक है। उद्योग में आपका 11.8 और 101.1, खनन व उत्खनन में 14.3 और 104.18, ठीक है। जो विनिर्माणी है उसमें आपका 12.5, 104.4, विद्युत गैस जलापूर्ति व अन्य जो उपयोगी सेवाएं हैं उसमें 8.5, 110.5 और निर्माण जो है उसमें 10.7 और 101.2। सेवाएं की यदि बात की जाए तो इसमें टोटल 8.2, 99.2। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसार से जो संबंधित सेवाएं हैं उसमें 11.9 और 91.5। देखिए, पॉइंट नंबर 7, वित्तीय, रियल एस्टेटेड एवं व्यावसायिक सेवाएं हैं उसमें 4.0 और 102.5। सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा, अन्य जो सेवाएं हैं वो 10.7, 105.6। मूल जो कीमतों पर जीवीए है वो आपका 8.6, 101.9 है। जीवीए में विभिन्न क्षेत्रों उप क्षेत्रों का योगदान देख लेते हैं।
देखिए, आर्थिक समीक्षा के अनुसार कोरोना महामारी का आर्थिक दुष्प्रभाव उद्योग एवं सेवाओं के क्षेत्र में हुआ था, जिससे सकल मुख्य वर्धन प्रचलित मूल्य पर में इन क्षेत्रों का योगदान 2020-21 में घट गया था, जिससे कृषि का योगदान बढ़ गया था। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, इनको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोविड-19 के टाइम पर आपका जो उद्योग सेक्टर है और सेवा सेक्टर है, ये दोनों कमज़ोर पड़ चुके थे। तो आपको जो हमारा कृषि जो क्षेत्र है, ये बहुत ही ज़्यादा योगदान इसने दिया इकोनॉमी में। ठीक है, तो आर्थिक रिकवरी के बाद जो जीवीए में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों का योगदान 2020-21 के 20.2% से 2021-22 में 18.8% रहने का अनुमान है। पहले अग्रिम आकलन में इसके विपरीत उद्योगों का योगदान 25.9% से बढ़कर कितना हो गया है, 28.2% हो गया है। ठीक है, सेवाओं का जो योगदान है उद्योग सेक्टर की यदि बात की जाए तो आपका 25.9% से बढ़कर कितना हो गया है, 28.2% हो गया है। जो सेवा क्षेत्र है उसका योगदान 53.9% से घटकर कितना हो गया, 53.0% 21-22 में रहने का अनुमान है। देखिए, हाल के 3 वर्षों में 2019, 2020 और 2020-21 व 2021-22 में जो जीवीए है, इसमें विभिन्न क्षेत्रों का योगदान तालिका में प्रदर्शित किया गया है। चलिए, इस तालिका को यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार। जीवीए सकल मूल्य वर्धन प्रचलित मूल्यों पर विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों उप क्षेत्रों का योगदान प्रतिशत में दिया गया है। क्षेत्र और 2019-20, 2020-21, 2021-22 को ठीक है देख लेते हैं यहाँ पे। कृषि और संबद्ध जो क्षेत्र है उसमें आपका 18.4 2019-20 में, 20.2 2020-21 में और 18.8 2021-22 में रहने का अनुमान है। उद्योग सेक्टर में जो है 26.7, 25.9 और 28.2 ठीक है रहने का अनुमान लगाया गया है। खनन व उत्खनन जो सेक्टर है आपका उद्योगों के अंतर्गत आपका खनन व उत्खनन है, इसमें आपका 109, 1.9, 1.6 और 2.3। विनिर्माण की यदि बात की जाए तो ये 14.7, 14.4 और 15.4। बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य ये आपका 2.6, 2.7, 2.5। उपयोगी जो सेवाएं हैं उसमें से जैसे निर्माण, उसमें 7.4, 7.2, 8.0। ठीक है, सेवाओं का जो सेक्टर है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 55.0, 53.3 और अभी लगभग घट ही रहा है ये 53.0। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रसारण से संबंधित जो सेवाएं हैं उसमें 18.9, 16.4, 16.9। वित्तीय, रियल एस्टेट्स एवं पेशेवर सेवाएं, लोक प्रशासन, इसमें आपका 21.2, 22.1 और 20.9, इसमें भी घट ही रहा है। लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं जो है उसमें 14.9, जो 15.4 और 15.2। मूल्य कीमत पर जो जीवीए है आपका 100.0 में टोटल ये है। पहले संशोधित अनुमान 2 अंतिम अनुमान जो था वो 3 पहले अग्रिम अनुमान है। ये टीकाकरण की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको स्वीकार करते हुए आर्थिक समीक्षा में बताया गया है 16 जनवरी 2022 को अपने टीकाकरण अभियान का 1 वर्ष भारत ने पूरा किया है। कब किया था? तो 16 जनवरी 2022 को। 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण पूरे भारत में स्टार्ट हुआ था, जो कि
2022 तक उसने 1 वर्ष अपना पूरा कर लिया है। 156 करोड़ से अधिक खुराक इस अवधि में दी गई है। कितनी दी गई खुराकें? तो ये 156 करोड़ से अधिक। समीक्षा के अनुसार 88 करोड़ से अधिक लोगों वयस्क जनसंख्या का 70% जो कम से कम खुराक इस अवधि में मिली, जबकि 66 करोड़ लोगों को वयस्क जनसंख्या का 70% का पूरी तरह से टीकाकरण किया गया है। ठीक है, 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के जो टीकाकरण है उनके लिए टीकाकरण की जो शुरुआत है वो 3 जनवरी 2022 से की गई थी। ठीक है, जो बच्चे 15 से 18 वर्ष की आयु के थे उनके लिए 3 जनवरी 2022 से की गई थी टीकाकरण। इस आयु वर्ग की 50% से अधिक जनसंख्या जो है 19 जनवरी तक टीके की पहली खुराक दी जा चुकी थी। ठीक है, 3 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और 19 जनवरी तक 50% जो बच्चे हैं उनको टीकाकरण दिया जा चुका था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के आधार पर, यानी WHO के जो आंकड़े हैं उनके आधार पर समीक्षा में बताया गया है कि 16 जनवरी 2022 तक भारत में टीके की कुल मिलाकर 159 करोड़ खुराकें दी गई थी। अब विदेशी क्षेत्रों को यहाँ पर देख लेते हैं आर्थिक समीक्षा में। कोविड महामारी के कारण हुए सभी व्यवधानों के बावजूद पिछले 2 वर्षों में भारत भुगतान संतुलन अधिक में रहा है, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा भंडार जमा करने का अवसर मिला, जो 31 दिसंबर 2021 को $634 अरब हो गए हैं, जो भारत के 13.2 महीने के व्यापारिक आयात के बराबर है और देश के विदेशी ऋण से अधिक है। समीक्षा में उल्लिखित है कि नवंबर 2021 के अंत तक भारत, चीन और स्विट्जरलैंड, ठीक है, भारत, चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार करने वाला देश था। ठीक है, चौथे नंबर पर, पहले सबसे चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, उसके बाद चौथे नंबर पर विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश था नवंबर 2021 के लिए के अंत तक। भंडार में बढ़ी वृद्धि के कारण विदेशी मुद्रा भंडार कुल विदेशी ऋण के अनुपात, अल्पकालिक ऋण और विदेशी मुद्रा भंडार के अनुपात आदि जैसे संकेतकों में सुधार हुआ है। वस्तुगत विदेशी व्यापार के दिसंबर 2021 तक के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया गया है कि 2021 की अवधि में देश वस्तुगत निर्यातों में पूर्व के वर्ष की समान अवधि की तुलना में 49.7% की वृद्धि हुई है, जिससे इस अवधि में कुल वस्तुगत निर्यात कितना हुआ है? $301.4 अरब। ठीक है, पूर्व महामारी वर्ष 2019-20 की अवधि समान अवधि के निर्यातों की तुलना में यह 26.5% अधिक है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार पूरे वर्ष 21-22 के लिए निर्धारित $4,000 अरब के लक्ष्य का 75% से भी अधिक इस वित्तीय वर्ष की 3 तिमाहियों से ही प्राप्त किया जा चुका था। इससे इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के प्राप्त होने का संकेत है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार तेल मूल्यों में भारी वृद्धि के चलते अप्रैल-नवंबर 2021 के 8 महीनों में कुल निर्यातों में पेट्रोलियम उत्पादों का भाग ही सर्वोच्च कितना रहा? 14% रहा है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि अप्रैल से नवंबर 2020 में कुल निर्यातों में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात का अंश डॉलर मूल्य में 8.8% ही
था, ठीक है, जो कि अब बढ़ा है। पहले 8.8 था, जबकि अब 14.9% रहा है। दूसरे स्थान पर कुछ निर्यातों में 6.8% अंश मोती एवं बहुमूल्य पत्थरों का तथा तीसरे स्थान पर 6.0% अंश लोहा और इस्पात का रहा है। जितने भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं इनको प्लीज़ रट लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के वस्तुगत निर्यातों में शीर्ष 5 प्रमुख उत्पादों का अंश है अप्रैल-नवंबर 2021, ठीक है। उत्पाद और कुल वस्तुगत निर्यातों में अंश प्रतिशत, ठीक है। नंबर 1 पर पेट्रोलियम उत्पाद 14.9%, मोती व बहुमूल्य पत्थर 6.8%, लोहा एवं इस्पात 6.0%, औषधि फार्मुलेशन जो है वो 4.7%, स्वर्ण एवं अन्य आभूषण ये आपके 2.8%। समीक्षा के प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में संदर्भित अवधि अप्रैल-नवंबर 2021 में निर्यातों में सर्वाधिक 23.2% की वृद्धि कृषिगत निर्यातों, जिसमें मत्स्य की और बागवानी उत्पादों सहित मामले में हुई है। समीक्षा के अनुसार अप्रैल-नवंबर 2021 की अवधि में भारत के सर्वाधिक वस्तुगत निर्यात अमेरिका से हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए, समीक्षा के अनुसार अप्रैल-नवंबर 2021 की अवधि में भारत के जो सर्वाधिक वस्तुगत निर्यात कहाँ से हुआ है, तो जो वस्तुगत निर्यात हुआ है सबसे ज़्यादा वो अमेरिका से हुआ है भारत का। सारे पॉइंट्स को आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। संदर्भित अवधि में कुल निर्यातों में से 18.4% निर्यात अमेरिका को किया गया, ठीक है। 18.4% जो निर्यात था वो अमेरिका को किए गए। 6.6% निर्यातों के साथ संयुक्त अरब अमीरात दूसरे स्थान पर रहा, जबकि तथा 5.9% निर्यातों के साथ चीन तीसरा स्थान पर रहा। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके मेंस के लिए, ठीक है। संदर्भित अवधि में यहाँ पे बोल रहा है जो निर्यात है उसमें अमेरिका जो है वो 18.4% से नंबर 1 पर रहा। 6.6% निर्यातों के साथ जो संयुक्त अरब अमीरात है UAE वो दूसरे स्थान पर रहा, जिसमें 5.9% निर्यातों के साथ चीन जो है 3rd नंबर पर रहा। भारत के वस्तुगत निर्यातों के 5 प्रमुख गंतव्य हैं अप्रैल से नवंबर 2021 में। तो गंतव्य राष्ट्र और भारत के कुल निर्यातों में अंश प्रतिशत, इनको भी देख लेते हैं। अमेरिका मैंने बताया 18.1% के साथ नंबर 1 पर, संयुक्त अरब अमीरात 6.6 दूसरे नंबर पर, चीन 5.9 के साथ तीसरे नंबर पर, बांग्लादेश 3.5 पर चौथे नंबर पर और हांगकांग आपका 5वें नंबर पर 2.8 के साथ रहा, ठीक है। तो ये भारत के साथ निर्यात के ये 5 प्रमुख देश हैं, इनको याद रखिएगा। सबसे नंबर 1 पर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर बांग्लादेश, फिर हांगकांग, ठीक है। तो आर्थिक समीक्षा में प्रस्तुत आंकड़े के अनुसार अप्रैल-दिसंबर 2021 की अवधि में भारत के कुल वस्तुगत आयात कितना रहा, तो ये आपका 443.8% अरब डॉलर के थे। देखिए ये टोटल यहाँ पे दिया गया है, इसमें बोल रहा है कि आर्थिक समीक्षा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2021 की अवधि में भारत के कुल वस्तुगत आयात 443.8 अरब डॉलर के थे, जो पूर्व की समान अवधि की तुलना में कितना था, ये था 68.9% से अधिक थे। पूर्व कोरोना वर्ष 2019-20 की समान अवधि के आयातों की तुलना में 21.9% अधिक थे। पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में 119.2% की भारी वृद्धि को कुल आयातों में भारी वृद्धि के लिए मुख्यतः
उत्तरदायी समीक्षा में बताया गया है। समीक्षा के अनुसार अप्रैल नवंबर 2021 में देश के कुल वस्तुगत आयातों में 5 शीर्ष उत्पादों का अंश इस प्रकार रहा है। ठीक है, इन अंशों को देख लेते हैं। देखिए, भारत के जो वस्तुगत आयातों में 5 प्रमुख उत्पादों का अंश है, जिसमें अप्रैल से नवंबर 2021 का है। उत्पाद कुल वस्तुगत आयातों में अंश, ठीक है, जिसमें से नंबर 1 पर पेट्रोलियम क्रूड है जो 19.2%, स्वर्ण आपका 8.7%, पेट्रोलियम पदार्थ है 6.3%, पल्स प्रेसियस व सेमी प्रेसियस स्टोन 5.0%, कोयला एवं कोक 4.9%। अप्रैल नवंबर 2021 की अवधि में भारत में वस्तुगत आयातों में सर्वाधिक 15.5% आयात कहाँ से हुआ? चीन से रहे। ठीक है, नवंबर, एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। अप्रैल से नवंबर 2021 की अवधि में भारत में वस्तुगत आयातों में सर्वाधिक 15.5% आयात कहाँ से रहे? तो ये आपकी चीन से रहे, सर्वाधिक आयात चीन से, जो एक वर्ष पूर्व समान अवधि अप्रैल से नवंबर 2021 में कुल आयातों का 17 कितना रहा था? 7%। ठीक है, 17.7 रहा था 2020 का अप्रैल से नवंबर में। ठीक है, 7.3% भाग के साथ संयुक्त अरब अमीरात 7.3% के साथ, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात से आयातों का दूसरा तथा 7.2% भाग के साथ अमेरिका आयातों से तीसरा स्थान रहा, जबकि पहले निर्यात में अमेरिका नंबर 1 पर था और यूएई नंबर 2 पर था, जो कि अभी भी नंबर 2 पर है आयातों में, और चीन आपका 3rd नंबर पे था निर्यात में, जो कि अभी नंबर 1 पर है। वस्तुगत आयातों के 5 प्रमुख स्रोतों को यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो अप्रैल से नवंबर 2021 के हैं। ठीक है, स्रोत देश और देश के आयात का अंश प्रतिशत। ठीक है, देखिए, चीन नंबर 1 पर है, मैंने अभी बताया था आपका 15.5 के साथ। संयुक्त अरब अमीरात नंबर 2 पर ही है 7.3 के साथ। अमेरिका नंबर 3 पर है 2 के साथ। सऊदी अरब जो है आपका नंबर 4 पर है, ये आपका 5.0 के साथ। इराक आपका 4.9 के साथ 5वें पायदान पर है। ठीक है, भारत के वस्तुगत विदेशी व्यापार का विश्लेषण करते हुए यह भी बताया गया है कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार शेष सर्वाधिक अनुकूल है। किसके साथ अनुकूल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेंस की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अमेरिका के साथ भारत का जो व्यापार शेष है सर्वाधिक अनुकूल है, जबकि सर्वाधिक प्रतिकूल यह चीन के साथ है। अनुकूल अमेरिका के साथ हो गया और प्रतिकूल किसके साथ हुआ? चीन के साथ। ठीक है, चालू खाता देख लेते हैं यहाँ पे। समीक्षा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 2021-22 की पहली छमाही H1 में चालू खाते में घाटा, ठीक है, कितना रहा? 3.1 अरब डॉलर था। ठीक है, ये 3.1 अरब डॉलर था, जो कि जीडीपी का, यानी कि जो हमारी जीडीपी है उसका कितना प्रतिशत है? तो ये 0.2% था। जीडीपी का 0.2% था। पिछले वर्ष की समान अवधि 2020-21 में H1 में चालू खाते में आपका 34.3 अरब डॉलर, जीडीपी का 2.0% अधिक रहा था। विदेशी मुद्रा कोष, भारत के विदेशी मुद्रा कोष में तीव्र वृद्धि 2021-22 के दौरान हुई। दिसंबर 2021 के अंत में विदेशी मुद्रा कोष 633.6 अरब डॉलर के हो गए थे, जबकि मार्च 2021 के अंत में यह 577 अरब डॉलर के थे। उसके बीच कोषों का आयात कवर दिसंबर 2021 के अंत में कितना रहा? 13.2 माह के बराबर था, जबकि मार्च 2021 के अंत में यह कोष 17.4 माह के आयात के लिए पर्याप्त था। आर्थिक क्रियाकलापों में तेजी आने के कारण मार्च 2021 के पश्चात वस्तुगत आयातों में भारी वृद्धि हुई थी।
जिससे दिसंबर 2021 के अंत में विदेशी मुद्रा कोष 13.2 महीने के आयातों के लिए ही पर्याप्त थे। विदेशी ऋण भारत पर कुल विदेशी ऋण सितंबर 2021 के अंत में $593.1 अरब था। ठीक है, विदेशी ऋण आपका भारत कुल विदेशी ऋण सितंबर 2021 के अंत में कितना था? तो ये $593.1 अरब था। यह जून 2021 की तुलना में कितना हो गया? तो $22.3 अरब अधिक था। ठीक है, 3.9% से अधिक था। रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2021 के अंत में ऋण सेवा अनुपात चालू प्राप्तियों की तुलना में ऋणों का पूर्व भुगतान एवं ब्याज का भुगतान 4.7% ही था, जो मार्च 2021 में 8.2% था। मार्च 2021 में कितना था? तो 8.2% था। ठीक है, कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋणों का हिस्सा जो मार्च 2021 के अंत में 17.7% था, मामूली गिरावट के बाद दिसंबर 2021 के अंत में कितना था? तो ये था 17.0% रह गया था, जो कि पहले 17.7% था 2021 में मार्च के टाइम पर, और दिसंबर में 2021 में आपका ये 17.0% तक रह गया था। विदेशी ऋण की तुलना में विदेशी मुद्रा कोष कितना रह गया? तो ये आपका 107.1% हो गए थे। आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि वर्ष 2010 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब देश के विदेशी मुद्रा कोष विदेशी ऋण से अधिक हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट नोट करने योग्य है। आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि वर्ष 2010 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब देश के विदेशी मुद्रा कोष विदेशी ऋण से अधिक हुआ है। ठीक है, लोक निगमों के जरिए पूंजी व्यापार से पूंजी विदोहन गिरावट के बाद पूंजी व्यापार की स्थिति के संबंध में आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि सार्वजनिक निगमों व राइट इश्यूज के द्वारा संग्रहण वृद्धि 2021 में दर्ज की गई। समीक्षा के अनुसार 2020-21 में नवंबर 2020 तक कुल 29,733 करोड़ की राशि ही सार्वजनिक इक्विटी निगमों के जरिए 30 कंपनियों का द्वारा जुटाई गई है। ठीक है, कितनी राशि थी? तो ये आपकी 29,733 करोड़ की राशि थी, जो सार्वजनिक इक्विटी निगमों के जरिए 30 कंपनियों द्वारा जुटाई गई थी। जबकि 2021-22 में समान अवधि में नवंबर 2021 तक सार्वजनिक निगमों में 75 कंपनियों द्वारा जुटाई गई कुल राशि का कितना करोड़ था? तो ये आपका 89,066 करोड़ रही थी। इस प्रकार ऐसे निर्गमों के जरिए पूंजी विदोहन के लगभग 300% की बढ़ोतरी 2021-22 के पहले 8 महीने में दर्ज की गई। देखिए, प्रीफरेंशियल इश्यूज के द्वारा जुटाई गई राशि में भी पर्याप्त वृद्धि 2021-22 में हुई, जबकि राइट इश्यूज QI प्लेसमेंट के जरिए पूंजी विदोहन में कमी 2021-22 में आई। राइट इश्यूज के द्वारा 66,608 करोड़, ठीक है, 608 करोड़ 16 विभिन्न कंपनियों द्वारा 2020-21 के नवंबर माह तक जुटाए गए थे, जबकि 2021-22 में समान अवधि में ऐसी विदोहित पूंजी 18 इश्यूज के जरिए 22,659 करोड़ थी। कितनी थी? 12,659 करोड़ थी। चलिए यहाँ पे कृषि सेक्टर को देख लेते हैं। भारत में विगत 2 वर्षों में कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। यह जब कोविड-19 का जब टाइम चल रहा था तो आपका उद्योग सेक्टर, सेवा सेक्टर बहुत वीक पड़ चुके थे, तब कृषि सेक्टर ही
बहुत ही इसने महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया। और यह क्षेत्र देश में कार्यबल का यानी कि वर्क फोर्स का सबसे बड़ा नियोक्ता है तथा इस क्षेत्र में देश के जो सकल मूल्यवर्धन है यानी कि जो हमारा GVA है उसमें 18.8% का योगदान 2021-22 में किया है। वर्ष 2020-21 में 3.6% तथा वर्ष 2021-22 में 3.9% की वृद्धि इस क्षेत्र में दर्ज की गई। ठीक है, 2020-21 में आपकी 3.6% की वृद्धि दर्ज की गई थी, जो कि 2021-22 में 3.9% की वृद्धि दर्ज की गई थी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पशुधन, डेयरी एवं मत्स्य पालन संबंधित सहित जो संबद्ध क्षेत्र हैं उसमें वृद्धि का इस क्षेत्र में समग्र विकास प्रमुख योगदान रहा है। 2020-21 में चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न जो उत्पादन रिकॉर्ड है उसमें 308.65 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त किए गए उत्पादन की तुलना में 11.15 मिलियन टन अधिक है। ठीक है, विगत 6 वर्षों अर्थात 2015 से 16 में 2020 से 21 के दौरान चावल, गेहूं और मोटे अनाज का उत्पादन कितना रहा, तो ये 2.7 से 2.9 और 4.8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। और इसी अवधि के दौरान दलहन, तिलहन और कपास के लिए CNGR क्रमशः 7.9, 6.1 और 2.8% रही है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार 22 अनिवार्य कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। 22 अनिवार्य फसलों में 14 खरीफ फसलें हैं, जिसमें आपका धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, जिसे हम उड़द बोलते हैं, ठीक है, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, नाइजर सीड, कपास और 6 रबी फसलें हैं जो आपकी गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड और सरसों, कुसुम, और 2 व्यावसायिक फसलें हैं जैसे जूट और खोपरा शामिल है। इसके अलावा आपका तोरिया और छिलके वाले जो नारियल हैं उनके लिए MSP यानी कि जो हमारा MSP है उसमें क्रमशः रेपसीड और सरसों और खोपरा के MSP के आधार पर तय किया जाता है। ठीक है, वर्ष 2020-21 के लिए कृषि संबंधी ऋण के लिए 15 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, 2020-21 की बात की जाए तो कृषि संबंधी जो ऋण तो इसका था 7,36,589, ठीक है, 0.05 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रियायती ऋण की घोषणा की थी। कितने लाख करोड़ की? तो ये आपकी 2 लाख करोड़ की रियायती ऋण की घोषणा सरकार ने। इसके अनुसरण में बैंकों ने 17 जनवरी 2022 तक 2.70 करोड़ पात्र किसानों को KCC जारी किए। इसके अलावा पशुपालन एवं मछली पालन करने वाले किसानों की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए भी KCC की सुविधा प्रदान की गई थी। ठीक है, भारत के 5 कृषि निर्यात उत्पाद हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पन्य 2019-20 का और 2020-21 का और 2020-21 अप्रैल नवंबर 2021-22
अप्रैल नवंबर अंतरिम, ठीक है, अनंतिम जो है। देखिए समुद्री उत्पाद 6.7, 2020-21 में 6.0, और 2020-21 में जो अप्रैल से नवंबर था उसमें आपका 4.0, 5.4 जो था वो अप्रैल से नवंबर अनंतिम था जो 2021-22 का, ठीक है। चावल बासमती के अलावा 2.0, 4.8, 2.7, 3.9, मसाले के लिए 3.6, 4.0, 2.7 सॉरी 6, फिर 2.2, 2021-22 में 7, ठीक है। चीनी के लिए 2.0, 2.8, 1.6 और 2.3। भैंस का जो मांस है उसके लिए 3.2, 3.2, 2.1, फिर 2.2 रहा। उद्योग सेक्टर को भी देख लेते हैं। देखिए कोविड महामारी के कारण हुए व्यवधानों में वैश्विक औद्योगिक गतिविधियों के साथ साथ भारतीय उद्योगों में भी कई बाधाएं आई, ठीक है। किंतु 2021-22 में भारतीय उद्योगों के जो प्रदर्शन है उसमें सुधार हुआ, ठीक है। 21-22 में सुधार हुआ उद्योगों के प्रदर्शन में। अर्थव्यवस्था के धीरे धीरे खुलने, रिकॉर्ड टीकाकरण, उपभोक्ता मांग में सुधार व आत्मनिर्भर भारत अभियान के रूप में सरकार द्वारा उद्योगों के प्रति निरंतर नीति सहयोग के कारण औद्योगिक क्षेत्र जो है वो तेजी से उसमें प्रदर्शन तेजी से आई, ठीक है। उद्योगों के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन में जुड़ी प्रोत्साहन योजना, ठीक है, प्रोत्साहन योजना यानी कि PLI की शुरुआत तथा आधारभूत संरचना निवेश को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन व राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना जैसी कई पहले भी की गई। इसके अतिरिक्त क्रेडिट तक आसान पहुँच के माध्यम से आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को कम करना, MSME को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, रियल एस्टेट क्षेत्र को राहत, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन तथा अन्य प्रत्यक्ष कर उपायों के औद्योगिक विकास में तेजी आई है, ठीक है। औद्योगिक जो क्षेत्र है उसमें वृद्धि के संबंध में आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि इस क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर सकल जो मूल्यवर्धन है यानी कि जो हमारा GVA है, सकल मूल्यवर्धन 2011-12 तथा 2019-20 के बीच कितना था, तो ये आपका 4.53% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा, जबकि इसी वृद्धि में कुल GVA 5.63% की CAGR से बढ़ा है, ठीक है। प्रचलित मूल्य पर GVA में औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 2020-21 में 25.9% थी। यह भागीदारी बढ़कर कितनी हो गई है, 28.2% होने का अनुमान है। इसमें बताया गया है कि पिछले दशक में नॉमिनल GVA में 16.3% की औसत हिस्सेदारी के साथ विनिर्माण औद्योगिक क्षेत्र के भीतर एक प्रमुख उपस्थिति है। 2020-21 में विनिर्माण की हिस्सेदारी गिरकर 14.4% रह गई थी, किंतु 2021-22 में इसको सुधरकर 15.3% होने की संभावना है, जो कि गिरकर कितनी हो गई थी, 14.4 हो गई थी। अब सुधर कर ये 15.3% होने की संभावना है। उद्योगों में FDI सरकार की निवेशक अनुकूल नीतियों के चलते देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में निरंतर वृद्धि विगत वर्षों में हुई है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2014-15 में भारत में FDI अंतर प्रवाह 45.14 अरब डॉलर था, तब में इसमें लगातार वृद्धि हुई है। भारत ने उच्चतम वार्षिक FDI अंतर्वाह 2020-21 में 81.97 अरब डॉलर अनंतिक प्राप्त किया, जो वर्ष 2021-22 में पहले 6 महीनों में FDI अंतर्वाह बढ़कर कितना हो गया था, तो 42.46 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में ये 41.37 अरब डॉलर था, ठीक है। समीक्षा के अनुसार विगत 7 वित्तीय वर्षों में
14 से 21 में भारत को $440.27 अरब का FDI अंतर्वाह प्राप्त हुआ, जो पिछले 21 वर्षों में देश द्वारा प्राप्त FDI $763.83 बिलियन का लगभग 58% है। प्रमुख उद्योगों में FDI को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित नीतिगत कदम सरकार द्वारा 2020 एवं 21 के दौरान उठाए गए। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए अब नए औद्योगिक लाइसेंस चाहने वाली कंपनियों के लिए रक्षा क्षेत्र में स्वचालित रूट के माध्यम से 74% तक अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई है। पहले यह सीमा 49% थी। सितंबर 2020 में इसे बढ़ाकर कितना 74% कर दिया गया है। ठीक है, सरकारी रूट के तहत रक्षा क्षेत्र में 100% तक FDI की अनुमति होगी। सरकार ने स्वचालित रूट के तहत बीमा कंपनियों के FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने की अनुमति जून 2021 में दी है। सुरक्षा उपायों के साथ विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति भी अब प्रदान की गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक क्षेत्र में कुछ मामलों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति जुलाई 2021 में प्रदान की गई है। दूरसंचार सेवा क्षेत्र में स्वचालित रूट के तहत 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिए अधिसूचना अक्टूबर 2021 में जारी की गई है। MSME का पंजीकरण। ठीक है, MSME यानी माइक्रो, सूक्ष्म एवं माध्यम इकाइयों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए स्थापित उद्यम पोर्टल पर 17 जनवरी 2022 को 17 जनवरी 2022 तक 66,34,006 से अधिक ऐसी इकाइयों में पंजीकरण करा दिया गया है, जिसमें से 62,79,858 इकाइयाँ, जिसमें 94.6% माइक्रो इकाइयाँ थीं। ठीक है, जबकि 3,19,793 इकाइयाँ लघु तथा 34,355 माध्यम इकाइयाँ थीं। सेवा सेक्टर को भी देख लेते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से भी अधिक है, लेकिन कोविड-19 महामारी का अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों में पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, किंतु सेवा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ। देश में GVA में इसकी भागीदारी 2019-20 में 55% से घटकर कितनी हो गई? 2021-22 में 53% हो गई। सेवा क्षेत्र के विभिन्न उप क्षेत्रों में कोविड-19 का प्रभाव विविध रहा। गैर संपर्क क्षेत्र सेवाएं जैसे सूचना, संचार, वित्तीय पेशेवर एवं व्यावसायिक सेवाएं लचीली बनी रहीं, जबकि संपर्क आधारित सेवाएं जैसे पर्यटन, खुदरा व्यापार, होटल, आतिथ्य तथा मनोरंजन आदि पर बहुत गंभीर प्रभाव रहा। इसके चलते सेवा क्षेत्र 2020-21 में 8.4% संकुचित हुआ। ठीक है, कितना कम हो गया? 8.4% तक संकुचित हुआ। यह गिरावट उप क्षेत्र व्यापार, होटल, संवहन, संचार तथा प्रसारण में संबंधित सेवाओं में 18.2% के तेज संकुचन से प्रभावित थी। भारत ने सेवा क्षेत्र की FDI अंतर्प्रवाह का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता 2021-22 में पहली छमाही में भारत को सेवा क्षेत्र में $16.73 अरब का FDI अंतर्प्रवाह प्राप्त हुआ। सेवाओं के वैश्विक निर्यात में भारत पहले 10 राष्ट्रों में है। भारत के कुल जो सेवाओं का वैश्विक निर्यात है उसमें भारत 10 राष्ट्रों में है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट याद रखिएगा। भारत के कुल सेवा निर्यात में लगभग 45% हिस्सेदारी सॉफ्टवेयर निर्यात की है। ठीक है, टोटल सिर्फ 45% जो हिस्सेदारी है वो सॉफ्टवेयर निर्यात की है। मार्च 2020 से सभी वाणिज्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध के कारण विदेशी पर्यटन जो आगमन है तथा पर्यटन में होने वाली विदेशी मुद्रा अर्जन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ। बंदरगाहों का विकास सेवा क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के वस्तुगत आयात निर्यात कार्गो का लगभग 90% तथा मूल्य की दृष्टि से 70% भाग बंदरगाहों से ही संचालित होता है।
देश के सभी बंदरगाहों की कार्गो हैंडलिंग क्षमता मार्च 2019 में 1052.23 मिलियन टन प्रति वर्ष मार्च 2019 में थी, जो बढ़कर मार्च 2021 में कितनी हो गई, तो ये हो गई आपकी 1246.86 MTPA हो गई। ठीक है, सागरमाला कार्यक्रम को भी देख लेते हैं। देश की 7500 किमी लंबी तट रेखा में 14,500 किमी लंबे नौवहन योग्य जलमार्गों तथा प्रमुख समुद्री व्यापारिक मार्गों का लाभ उठाकर बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। भारत में स्टार्टअप्स विगत 6 वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़े हैं। इसमें अधिकांशतः सेवा क्षेत्र से संबंधित है। आर्थिक समीक्षा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार हाल ही में वर्षों में बेंगलुरु के स्थान पर दिल्ली ने भारत की स्टार्टअप राजधानी का स्थान ले लिया है। पहले बेंगलुरु थी, जो कि अभी हाल ही में दिल्ली ने भारत की स्टार्टअप राजधानी का स्थान ले लिया है। समीक्षा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 2021 में देश में रिकॉर्ड 44 स्टार्टअप यूनिकॉर्न की श्रेणी में पहुंच गए हैं। देश में सबसे अधिक 11,308 पंजीकृत स्टार्टअप्स महाराष्ट्र में हैं। 14 जनवरी 2022 तक की स्थिति के अनुसार देश में 277.77 अरब डॉलर के मूल्यांकन के साथ कुल 83 यूनिकॉर्न थे। कितने यूनिकॉर्न थे? 83। भारत, अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप्स इकोसिस्टम बन गया है। भारत जो है अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप्स, ठीक है, इकोसिस्टम बन गया है। राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में GVA में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी। आर्थिक समीक्षा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार देश में 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 12 में सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन कितना था? GSVA 50% से अधिक का योगदान है। ठीक है, GSVA में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक 74% योगदान चंडीगढ़ में है। सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा 74% जो GVA में सेवा क्षेत्र का जो सर्वाधिक 74% योगदान कहाँ का है? चंडीगढ़ का है। जबकि सिक्किम के GVA में सेवा क्षेत्र का सबसे कम है। कितना है? 24.25 है। सिक्किम का सबसे कम है, चंडीगढ़ का सबसे ज़्यादा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, सिक्किम के GVA में सेवाओं की हिस्सेदारी 2018-19 में 18% से बढ़कर 2020-21 में 24% से अधिक हो गई है। पिछले 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश, ओडिशा के GSVA में सेवाओं की हिस्सेदारी में 4% से अधिक वृद्धि हुई है। सतत विकास तथा जलवायु परिवर्तन नीति आयोग SDG इंडिया सूचकांक तथा डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर 2020-21 में सुधरकर 66 हो गया, जबकि 2019-20 में 60 तथा 2018-19 में 57 था, जो कि बढ़कर सुधरकर कितना हो गया? तो ये आपका 66 हो गया लेटेस्ट में। ठीक है, देखिए फ्रंट रनर्स जिसमें आपका 65 से 99 स्कोर की संख्या 2020-21 में 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ी, जो 2019-20 में 10 थी। नीति आयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2021-22 में पूर्वोत्तर भारत में 64 जिले फ्रंट रनर्स तथा 39 जिले परफॉर्मर्स श्रेणी में रहे हैं। भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। ठीक है, इस पॉइंट को जो है याद रखिएगा आप लोग। भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 2010 में से 2020 के दौरान वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में 2020 में विश्व में भारत का स्थान तीसरा हो गया है। ठीक है, वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में भारत का स्थान कितने विश्व में तीसरे स्थान पर हो गया। 2020 में भारत कुल भौगोलिक क्षेत्र में कवर किए गए जो वन है उनका 24% रहे। ठीक है, यानी विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2%। ठीक है, तो अगस्त 2021 में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन निगम
नियम 2021 में अधिसूचित किए गए, जिनका उद्देश्य 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। समीक्षा के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का 2021-22 में 9.2% बढ़ने का अनुमान है। ठीक है, इकोनॉमी बढ़ने का अनुमान कितना है, तो 9.2% बढ़ने का अनुमान है, जबकि 2020-21 में ये कितनी थी, तो ये 2020-21 में आपकी 7.3% गिरावट दर्ज की गई थी। अगले वित्त वर्ष 2022-23 के जरिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8 से 8.5 वित्त वर्ष 2000, ये पॉइंट याद रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। देखिए, अगले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि है वो 8 से 8.5%, वित्त वर्ष 2021-22 में 6.6% राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करना संभव है। ठीक है, केंद्र सरकार की अप्रैल से नवंबर 2021 में राजस्व प्राप्तियों में 67.2, ठीक है, 67.2 वार्षिक दर वर्ष की वृद्धि हुई है, जबकि 2021-22 के बजट अनुमानों में कितना रहा, 9.6% वृद्धि की अपेक्षा थी। कोविड-19 के कारण केंद्र सरकार का ऋण 2019-20 सकल घरेलू उत्पाद के 49.1% से बढ़कर 2020-21 में 59.3% हो गया, लेकिन अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ ऋण की कमी आने की उम्मीद है। ठीक है, सेवा क्षेत्र में जीवीए 2021-22 में 8.2% बढ़ने की संभावना है। महामारी से सबसे कम जो प्रभावित क्षेत्र था वो कृषि क्षेत्र था, जिसमें पिछले 3.6% की वृद्धि के बाद 2021-22 में भी इसने काफ़ी वृद्धि की है, जिसमें आपका 3.9 की वृद्धि की है। किसने की है, कृषि सेक्टर ने। औद्योगिक क्षेत्र में 11.8, ठीक है, की दर से बढ़ने की संभावना है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन लगातार उच्च विकास वाले क्षेत्रों के रूप में उभर रहे हैं और कृषि क्षेत्र में समग्र विकास के प्रमुख चालक हैं। विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2021 के अंत में कितना, 633.6 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा। सकल कर राजस्व में सालाना आधार पर अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान 50% से भी अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर सुझाव देते हुए हैं कि अर्थव्यवस्था 2022-23 की चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हो। ठीक है, भारतीय रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय 2009 से 2014 के दौरान 45,980 करोड़ रुपए के वार्षिक औसत से बढ़कर 2020-21 में 155 से यानी 15,05,181 करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, 2021-22 में इसे तो ये आपका 2,15,058 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का बजट रखा गया है। और इस प्रकार इसमें 2014 के स्तर की तुलना में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। कितने गुना, 5 गुना। ठीक है, 5 गुना। वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, इसको कर दिया गया है 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन कर दिया गया है। 2019-20 में 28 किलोमीटर प्रतिदिन थी। इस प्रकार इसमें 30.4% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा वीडियो समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। ठीक है, जय हिंद।